कहीं विरह का राग है, कहीं प्रेम का रंग। कुछ देकर कुछ लेकर रानी चली पवन के संग। सुनकर सब इस भाग को रह जाएंगे दंग। कैसे फोन की घंटी ने डाला रंग में भंग। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। मसूरी में जंगल, जंगल में रैन बसेरा के पास नदी और नदी के किनारे नीलम और मंजीत, और नीलम और मंजीत के बीच हाथी। बाप रे बाप, ये हाथी कब, कैसे, कहाँ से आए? अगर आपने ये नहीं सुना है तो फिर क्या सुना है? तो चाहकर सुनिए फटाफट से पिछला भाग, जो कि था बेहद रोमांटिक और रोमांचक। मैं तो सुनाने आई हूँ आपको भाग 97। सुनिए मेरी यानी कोमल अग्रवाल की आवाज में। हरीश के गाने वाली बात सुनकर सबको हंसी आई और नीलम मंजीत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल गई। दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुके थे और अब बात करने का मौका तलाश रहे थे। पाखी और प्रीत ने हाथी देखने की फरमाइश की तो रमेश जी उन्हें हाथी दिखाने ले जाने के लिए तैयार हो गए। रानी प्रोफेसर साहब को बुला लाई। वैशाली और हरीश भी साथ चले। हाथी को इस तरह जख्मी हालत में देखकर सबको बहुत अफसोस हो रहा था, पर अब हो भी क्या सकता था। सबको आसपास फैली विस्तृत हरितिमा और जन जंगल दिखाने के लिए रमेश जी उन्हें ग्राम्य परिवेश में ले आए। चीड़ के जंगल, बांझ के झरमट और छलछलाते नौलों के बीच ढलान से उतरते ही गांव दूर तक फैला हुआ दिखाई दे रहा था। बड़े बड़े पत्थरों से बनाई निचली छतों के मकान नक्काशीदार स्लेटों से सजे हुए अद्भुत दिखाई दे रहे थे। एक कच्चे मकान के बाहर श्वेत साड़ी लपेटे एक युवती उखल में मूसल की मदद से जवई कूट रही थी। रमेश जी को शहर के कई अतिथियों के साथ आते देखकर वह सजग हो गई। मूसल किनारे रख उसने हाथ जोड़ी। उसकी सूनी कलाइयाँ और सूना गला देखकर सभी को अंदाजा हो गया था कि वह विधवा है। यह नीमा है। अभी 2 महीने पहले तेंदुआ इसके पति को उठाकर ले गया, फिर उसकी कोई खबर नहीं मिली। नीमा तब तक सबके लिए मिट्टी के पात्र में दही चीनी ले आई थी। लीजिए, ये यहाँ का शगुन होता है, रमेश जी ने बताया। सबने थोड़ी थोड़ी दही चीनी खाई। इसका स्वाद तो बिल्कुल अलग है, पाखी ने कहा। इसका कोई नहीं है क्या, कोई रिश्तेदार वगैरह? प्रीत ने पूछा। है क्यों नहीं, सास ससुर दोनों हैं, पर दोनों ने ही इसे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि ये डायन है। रमेश जी ने बताया तो सबको बहुत हैरत हुई। आजकल के ज़माने में भी ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, पाखी ने घृणा के भाव से कहा। इसीलिए तो हम घरों में काम कर गुजारा करती हैं मेम साहेब, नीमा ने अपनी आंचल से आंखें साफ करते हुए कहा। पर अब तो गांव वाले भी हमारी सूरत देखने को अब शकुन कहत है, वह बोली। इसे कहीं शहर में काम दिलवा सके तो बड़ी कृपा होगी, रमेश जी ने सिफारिश की। थोड़ी पढ़ी लिखी भी है। 5वीं पास, नीमा ने उत्साहित होकर कहा। उसकी दुर्दशा की कहानी और वैधव्य का दुख देखकर सभी को बुरा लगा। प्रीत ने सांत्वना दी। हम लोग आपस में मशवरा कर बताएंगे। इधर यशोदा जी के कहने पर नीलम मंजीत को हल्दी वाला दूध देने के लिए आई और बोली, अभी पीछे मेरे सामने। मंजीत मुस्कुराया। काश कि हाथी पहले मिल जाते तो इतना तड़पना नहीं पड़ता।
उसने नीलम का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। अपनी प्राची से सिफारिश करोगी मेरी? उसने पूछा। फिर वह दूध पीने लगा। कोशिश करूंगी, उसने कहा, पर सोच लो मैं बड़ा पत्थर दिल हूँ, मेरे साथ निभा लोगी? मंजीत ने पूछा तो नीलम गहरी मुस्कान से बोली, आपके सिवा किसी और के साथ नहीं निभाना मुझे। तो फिर पिंटू चिंटू का क्या होगा? मंजीत ने कहा तो नीलम शर्मिंदा हो गई। मैंने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था, अब ऐसी भूल नहीं होगी। उसके चेहरे पर पड़ती लाज की रेखाओं को पढ़ता मंजीत बोला, अगर प्राची नहीं माने तो तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, बिल्कुल वैसे जैसे आज सुबह। उसने सुबह वाली नदी के किनारे की घटना याद दिलाई जब वह नीलम को बाहों में उठाकर हाथियों से बचने के लिए भाग रहा था। सूरज जो अब तक दूसरे किनारे पर गहरी नींद में सोया हुआ था, वह करवट बदलते हुए बोला, अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो बता देना। जीजू, कहती हुई नीलम उठ खड़ी हुई। अरे बैठिए बैठिए साली जी, अभी तो बातों में रस आना शुरू हुआ है। सूरज रोमांटिक अंदाज में बोला, तेरे बड़े मज़े हैं, इतनी सारी सालियां हैं तेरी, मेरी तो एक भी नहीं है, जो भी है सब बड़ी हैं। मंजीत ने कहा तो नीलम उसके साथ अपना नया संसार बसाने के स्वप्न बुनने लगी। प्राची को मनाना मेरा काम है, तू तो बस इश्क लड़ा। सूरज ने कहा तो नीलम और मंजीत बेफिक्र हो गए। प्रीत ने वापस लौटकर अन्य लोगों को नीमा की राम कहानी सुनाई तो पाखी ने प्रीत को मशवरा दिया, झुमकी का ब्याह वैसे भी मंगलू के साथ होना तय हो रहा है, तो उसकी जगह अगर नीमा को रख लिया जाए तो कैसा हो? सूरज को भी यह बात पसंद आई। प्रीतम की मंजूरी जरूरी थी, इसलिए उसे फ़ोन लगाया जाने लगा, लेकिन फ़ोन रिसीव ही नहीं हो रहा था। क्या हुआ प्रीतम को? प्रीत चिंतित हो गई। उसने अपनी सास को फ़ोन लगाया तो पता चला कि प्रीतम की तबीयत खराब है और कुछ घंटों से उसे तेज बुखार है। उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है। प्रीत परेशान हो गई। मुझे अभी जाना है वीर जी। नीमा को बाद में बुलवाने का आश्वासन देकर वे सब रमेश जी और यशोदा से विदाई लेकर प्रताप कोठी के लिए रवाना हुए। अनेक जड़ी बूटी, औषधि, साग सब्जी, फल मूल देकर यशोदा जी ने अच्छी मेजबानी का परिचय दिया। प्रोफेसर त्रिपाठी ने सभी से अगली मुलाकात करने के लिए फ़ोन नंबर अदल बदल किया और हरीश वैशाली ने सभी को अपने शुभ विवाह पर आमंत्रित किया। नीलम और रानी चंचल मुस्कान देती अलहड़ तितलियों की तरह कूदती फांदती चली। रानी के मन का सारा मैल यहाँ आकर धुल गया था और अब वह जीवन को नए सिरे से देख रही थी। प्रोफेसर त्रिपाठी ने उसके मन में एक नई आशा जगाई थी। नीलम का आकाश उसकी बाहों में समा गया था। हाथियों के आक्रमण की बात सुनकर प्रताप कोठी में तो जैसे हलचल ही मच गई। जिसने सुना वो सूरज को देखने के लिए चला आया। माताजी ने फ़ोन पर सारा हालचाल लिया। कुछ ही घंटों पहले वह मौसी जी और काकी से मिलकर गई थी। प्रभात, फ्रांसिस, भानु सब आए। लिली और रोजी भी यह बात सुनकर दौड़ती चली आई। भानु को देख सूरज को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर प्रभात ने उसे रोक दिया। उसे तो पहले से ही पूरी घटना की विस्तृत जानकारी हो गई थी। ये वक्त सही नहीं है सूरज बाबू, बाद में बात कीजिएगा, प्रभात ने कहा। रानी प्रभात से मिली तो आत्मविश्वास से भरकर उसने पूछा, आपका प्लास्टर खुल गया? जी, आज सुबह ही निकलवाया है, प्रभात ने कहा। मौसी और काकी के सौजन्य से एक हैरान कर देने वाली बात का पता चला। प्रभात रानी से शादी करने पर तैयार हो गया है। यह जानकर सूरज को जोर का झटका लगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ प्रभात? उसने मंजीत की मौजूदगी में पूछा।
मेरी माताजी रोजी जी को कभी नहीं अपनाएंगी और वो एक ही रट लगाए बैठी हैं कि वो रानी जी को ही अपनी बहू बनाएंगी। कहते कहते प्रभात उदासी के गहरे अंधकार में भटकने लगा, जैसे बाहर आने का रास्ता खोज रहा हो। सूरज ने रानी को बुलाया। वह पाखी के साथ आई। रानी, प्रभात तुमसे शादी करने को राजी हो गया है। रानी और पाखी दोनों सन्न रह गए। नहीं जीजू, ये राजी नहीं हुए हैं, बल्कि राजी करवाए गए हैं। क्यों प्रभात जी, सही बात है ना? उसने पूछा। प्रभात ने नजरें घुमा ली। एक आंसू का कतरा उसकी आंखों में झिलमिलाने लगा था। तो तुम बताओ रानी, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। आप लोगों ने क्या मुझे इतना गया गुजरा समझा है कि मैं अपनी खुशी के लिए दो लोगों की जिंदगी तबाह कर दूंगी? रानी ने किसी परिपक्व युवती के अंदाज में कहा। पाखी ने उसे गर्व से देखा। ये हुई ना बहादुरी वाली बात, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरी बहन। उसने रानी को गले से लगा लिया। प्रभात के दिल से मानो एक बोझ उतर गया। वह जाने लगा तो रानी उसके पास आई। ये लीजिए। उसने अपनी मुट्ठी खोली। प्रभात ने देखा उसके हाथ में वही सिक्का था जो उसकी माताजी ने उसे शगुन के तौर पर दिया था। ये आपके पास कैसे? वह आश्चर्य में पड़ गया। रोजी जी मुझे लौटा गई थी। उन्हें लगा इस पर मेरा अधिकार है, पर नहीं, ये तो उन्हीं के लिए है, मेरे लिए नहीं। और हो सके तो उन्हें अपने हाथों से दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, इससे पहले कि देर हो जाए उन्हें अपने दिल की बात कह दीजिएगा। रानी एक ही सांस में सारी बातें कह गई। प्रभात उसे आश्चर्य में डूबा देख रहा था। जिस लड़की को कभी उसने नादान समझा, वह ऐसी समझदारी वाली बातें कर रही थी जो उसने सोची भी नहीं थी। एक बात कहूँ रानी जी, आपको मुझसे ज्यादा अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मैं तो बहुत कमजोर हूँ, अपने ही प्यार को आज तक अपने दिल की बात नहीं बता पाया, लेकिन आपसे मिलकर मुझ में एक भरोसा आ गया है। मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें अपनी भावनाओं का एहसास ज़रूर करवाऊँ, क्योंकि अब बात कहने सुनने से आगे निकल चुकी है। वह बोलता ही जा रहा था और रानी उसे निशब्द सुन रही थी। सिक्का अभी भी उसके पास था। उसने हाथ आगे बढ़ाया, पर प्रभात कुछ और ही सोच रहा था। लेकिन माताजी से क्या कहूँगा? उन्हें कहिएगा मैंने उन्हें वचन से मुक्त किया। रानी का गला कहते कहते भर आया। अगर मेरी कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। प्रभात ने सिक्का लेकर अपनी जेब में रखा और अपना कार्ड उसे दिया। रानी ने एक नज़र कार्ड पर डाली, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नहीं प्रभात जी, अब आपको और तंग नहीं करूँगी। मुझे अपनी ज़िंदगी की यात्रा आपके बिना ही तय करनी है। वह भावुक होने लगी थी, पर उसने स्वयं को संभाल लिया। अब आप जाइए, गुड बाय। प्रभात का दिल भर आया था। रानी के दिल के जख्म उसे भी कचोट रहे थे। कुछ लम्हों तक वह उसे निहारता रहा, फिर साहस जुटाकर पलट गया। एक एक भारी कदम के साथ वह बाइक की ओर बढ़ा। रानी अपनी अश्रु बूंदों को संभालती विचलित हृदय से उसे जाता हुआ देख रही थी। रानी, पाखी ने पीछे से पुकारा। रानी पलटी और उसके पास आई। बस हो गया, समझना एक ख्वाब दिखा था, टूट गया। कहते हुए पाखी ने उसे अपने गले से लगा लिया। रानी के सब आंसू एक साथ बह गए। विदाई की बेला आ गई थी। सब अपना सामान बांध चुके थे। उपहारों की झड़ी ही लग गई। पाखी ने वैशाली और नीलम को जाने नहीं दिया। तुम दोनों भी चली जाओगी तो यहाँ तो सन्नाटा ही हो जाएगा। और नहीं तो क्या, मैं तो सुबह का गया शाम को लौटूंगा, फिर मेरी चिड़िया उदास हो जाएगी। हमारे रहते आपकी चिड़िया उदास कैसे हो सकती है जीजू?
वैशाली ने कहा। नीलम का कॉलेज भी जुलाई में खुलने वाला था तो दोनों कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गईं। मंजीत को गाड़ी न चलाने का हुक्म देकर सूरज ने उसके साथ ड्राइवर कर दिया। झुमकी और मंगलू के ब्याह की तारीख निकालने का कह राधा काकी ने प्रीत और झुमकी को विदा किया। मंगलू हाथ हिला हिला कर झुमकी को तब तक टाटा करता रहा जब तक कि कार नजरों से ओझल न हो गई। नीलम भी अपने प्यार के दूर जाने से उदास हो गई, लेकिन फोन पर बात करते रहने से उसका मन शांत हो गया। छोटी मलकिन, हमको भी फोन दिलवाई दो, मंगलू पाखी की खुशामद करता हुआ बोला। 2 फोन खरीदना और वो भी आज ही, सूरज ने पाखी से कहा। 2 ही ठोका है छोटे मालिक, मंगलू ने बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछा। एक त्योहार वास्ते और एक त्योहार झुमकी का वास्ते, राम भले करे। सूरज ने उसकी नकल की तो सब हंसने लगे। हमारी समधन तो बड़ी मॉडर्न है, टॉप की हीरोइन को मात कर दे, राधा काकी ने कहा तो वैशाली ने मौसी जी को मक्खन लगाया। मेरे तो मज़े ही मज़े हैं शादी के बाद। वो कैसे? हरीश ने पूछा। अरे कोई रेसिपी बनवानी होगी ना तो मौसी को एक फ़ोन करूँगी और डिश हाजिर, ससुराल वाले भी खुश और हम भी, वैशाली बोली। वो क्या कहते हैं, हींग लेके ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। एक और दिन साथ बिता और लाल डिब्बा घुमा हरीश, रानी और मौसी जी को देहरादून एयरपोर्ट से विदाई दी गई। अम्मा भी प्रशांत के साथ उनका सब सामान लिए एयरपोर्ट पर आई थी। अब जल्दी से रानी का ब्याह ठीक ठाक कर हमको न्योतना गुड्डो, कहती हुई अम्मा ने छोटी बहन को छाती से लगा लिया। रानी भी मौसी का आशीर्वाद लेकर चली। आसमान में उड़ते पंछी की तेज रफ्तार में सब पीछे छूट गया। रिश्ते, नाते, दोस्ती, प्यार, और शेष रह गई यादें, किस्से, बातें। जिंदगी भर साथ निभाने की तो किसी को दिए वचन की आग में जलने की। प्रताप कोठी में फ़ोन की घंटी जोर जोर से घनघना रही थी। पाखी बार बार फ़ोन उठाती मगर कोई सामने से कुछ बोलता ही नहीं। इस बार फ़ोन बजा तो पाखी ने उठाया और बोली, ये क्या बात है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? उसने तीसरी बार फ़ोन उठाकर कहा तो सामने वाले ने जो कहा उसे सुन वह सहम गई। सूरज ने उसके आतंकी चेहरे को देखकर रिसीवर हाथ में लिया और बोला, कौन बोल रहा है? अब हमें अपना परिचय भी देना होगा बरखुरदार, सामने वाले व्यक्ति ने रौबदार आवाज में कहा। तो दोस्तों, पहचान तो गए ही होंगे आप, फिर सोचिए मत, तुरंत लिख भेजिए कि आखिर ये रौबदार आवाज़ है किसकी। अंदाज तो जाना पहचाना सा ही है। आगे आने वाली कड़ियों में खुलेंगे बहुत से राज, कई चेहरों के मुखौटे हटेंगे। तो आगे सुनने के लिए आज ही हमारे चैनल कनेक्टिंग ड्रीम्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही है जो देगा आपके सपनों को पंख और आपको ले जाएगा कथा कहानी की विचित्र और रोमांचकारी दुनिया में, जहां आपको मिलेंगे दोस्त, यार, प्यार और किरदार। तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले भाग में।